India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या एनसीडीआरसी के 2 सदस्यों को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के पिछले अंतिम आदेश की अनदेखी करते हुए कंपनी के निर्देशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि 1 मार्च को उसने अंतरिम आदेश पारित कर निर्देश दिया कि एनसीडीआरसी के समक्ष लंबित निष्पादन याचिका में कंपनी के निर्देशकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। हालांकि 8 मार्च को एनसीडीआरसी के निर्देशकों से अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने को कहा गया। बाद में 2 अप्रैल को एनसीडीआरसी ने निर्देशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, जो 26 अप्रैल को वापस किया जाना है। इस घटनाक्रमों पर ध्यान देते हुए जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य से ये पूछना उचित है कि 2 अप्रैल 2024 को आदेश कैसे पारित किया गया। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया देना होगा। साथ ही साथ इस आदेश की एक कॉपी तुरंत एनसीडीआरसी को भेजी जाए। न्यायालय ने एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगा। बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के सदस्यों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना करते हुए आदेश पारित किया था। बाद में एनसीएलएटी के न्यायिक सदस्य के इस्तीफे देने के बाद कार्यवाही बंद कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल गवर्नर ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुशंसित सूची में से उम्मीदवारों को नियुक्त करके कुलपतियों की 6 रिक्तियों को भरने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के फैसले के बारे में जानकारी दी। अटॉर्नी जनरल के बयान पर ध्यान देते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाए। साथ ही खंडपीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बाकी रिक्तियों के लिए सिफारिशें भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट का रुख अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच चल रहे विवाद की प्रतिक्रियाओं के रूप में आया। साथ ही खंडपीठ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के जून 2023 के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें राज्यपाल बोस द्वारा 13 यूनिवर्सिटी में संस्थानों के कुलाधिपति के रूप में की गई अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को बरकरार रखा गया। इससे पहले न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से राज्यपाल और सरकार के बीच गतिरोध को हल करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करने का आग्रह किया। साथ ही कोर्ट ने अंतरिम कुलपतियों के पद पर बने रहने को लेकर भी आपत्ति जताई। साथ ही अक्टूबर 2023 में न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा नियुक्त अंतरिम कुलपतियों को वित्तीय भत्तों के वितरण पर रोक लगा दी, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित था। न्यायालय ने एड हॉक या एक्टिंग वीसी की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि गतिरोध को तोड़ने के प्रयासों के कारण अदालत को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज सह चयन समिति का गठन करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जिन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि के संबंध में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की ओर से दायर जनहित याचिका पर अभी तक जवाब नहीं दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जनहित याचिका में उल्लेखित मॉब लिंचिंग की घटनाओं के संबंध में उनकी ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया। साथ ही याचिकाकर्ता ने सभी राज्यों को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा है, जिनमें से केवल मध्य प्रदेश और हरियाणा ने ही अपने जवाब दाखिल किए हैं। जस्टिस BR गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ज्यादातर राज्यों ने अपने हलफनामे दाखिल नहीं किए हैं। राज्यों से ये उपेक्षा की गई थी कि वे कम से कम इस बात का जवाब दें कि ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है। इसीलिए हम उन सभी राज्यों को 6 सप्ताह का समय देते हैं जिन्होंने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है, अपना काउंटर फिलहाल दाखिल करें और ऐसे मामलों में उनके द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण भी दें। साथ ही एडवोकेट निजाम पाशा NFIWU के लिए पेश हुए और उन्होंने अपनी दलीलों में मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों की ओर से प्रस्तुत हलफनामे की चर्चा की। उनका प्रमुख तर्क इस तथ्य के इर्द गिर्द घूमता है कि कैसे भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा की घटनाओं को तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों को खत्म करने के लिए सामान्य दुर्घटना या लड़ाई का रंग दिया गया था। साथ ही तहसीन पूनावाला के फैसले में शीर्ष अदालत ने लिंचिंग और भीड़ हिंसा की रोकथाम के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य के हलफनामे से शुरुआत करते हुए पाशा ने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे तहसीन पूनावाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्यों द्वारा पालन नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रियो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिशा निर्देश समलैंगिक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इस कमेटी में गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, विधायी विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव शामिल हैं। बता दें कि केंद्र की अधिसूचना के अनुसार समिति निम्नलिखित मुद्दों पर जांच और सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। पहला मुद्दा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि समलैंगिक समुदाय को वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय हैं। साथ ही ऐसे उपाय किए जाएंगे कि समलैंगिक समुदाय को हिंसा, उत्पीड़न या जबरदस्ती के किसी खतरे का सामना न करना पड़े। ये सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय की समलैंगिकता व्यक्तियों को अनैच्छिक मेडिकल उपचार, सर्जरी आदि का सामना नहीं करना पड़े, जिसमें समलैंगिक व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को कवर करने के मॉड्यूल भी शामिल हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि समलैंगिक व्यक्तियों को सामाजिक कल्याण अधिकारियों तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो। याचिका में स्कूल के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वर्तमान समय में LLB कोर्स, जिसमें स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा के बाद शामिल हो सकते हैं, उसकी अवधि 5 वर्ष है। 3 वर्षीय कानून डिग्री कोर्स केवल ग्रेजुएट के लिए उपलब्ध है। ये तर्क देते हुए कि LLB कोर्स के लिए 5 साल की अवधि अनुचित और अतार्किक है। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 12वीं कक्षा के बाद बैचलर ऑफ लॉ कोर्स जैसे बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर्स ऑफ आर्ट 3 वर्षीय कोर्स शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही बता दूं कि याचिकाकर्ता का कहना है कि स्टूडेंट 3 साल यानी 6 सेमेस्टर में 15 से 20 विषय आसानी से पढ़ सकते हैं। इसीलिए बैचलर ऑफ लॉ कोर्स के लिए 5 साल यानी 10 सेमेस्टर की वर्तमान अवधि अनुचित है और अत्यधिक अवधि मनमानी और तर्कहीन है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है। साथ ही याचिका में कहा गया कि अनुचित 5 वर्ष का समय कई कारणों से मनमाना और अतार्किक है। पहला, बैचलर डिग्री देने के लिए समय की लंबाई आवश्यक नहीं है। दूसरे, 5 वर्ष की लंबी अवधि स्टूडेंट के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा, 5 कीमती वर्ष ये कानून की पढ़ाई के लिए अनुपातिक नहीं है। और चौथा, इससे छात्रों पर इतनी लंबी डिग्री पूरी करने के लिए अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ता है। साथ ही याचिकाकर्ता ने बताया कि अवधि को घटाकर 3 साल करने से स्टूडेंट को अतिरिक्त 2 साल का कोर्ट
प्रैक्टिस अनुभव प्राप्त हो सकेगा। साथ ही राम जेठमलानी द्वारा 18 साल की उम्र में वकालत शुरू करने और फली एस नरीमन द्वारा 21 साल की उम्र में कानून की डिग्री पूरी करने का उदाहरण देते हुए याचिकाकर्ता ने पूछा कि देश के युवाओं को कॉलेज में 2 अतिरिक्त साल क्यों बर्बाद करने चाहिए। उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ता सम्मान पूर्वक निवेदन करता है कि यदि कॉलेज 12वीं कक्षा के तुरंत बाद 3 वर्षों में बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स और बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री दे सकते हैं तो 3 वर्षों में बैचलर्स ऑफ लॉ की डिग्री देना संभव आखिर क्यों नहीं है। बता दूं कि प्रारंभिक ज्ञान या कानून हासिल करने के लिए आर्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं है, फिर स्टूडेंट को इसे प्राप्त करने में 2 साल बर्बाद करने के लिए क्यों मजबूर किया जाना चाहिए। साथ ही याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि नए कोर्स के लिए एडमिशन मई-जून में शुरू होने के कारण जल्द निर्णय दिया जाए। शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। बता दें कि याचिका में केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की मांग की गई है। इसका उद्देश्य मीडिया हाउस को केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में दबाव बनाने और सनसनीखेज सुर्खियां प्रसारित करने से रोकना है। जनहित याचिका में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के इस्तीफे के लिए अवैध तरीकों से विरोध या बयान देकर कोई अनुचित दबाव बनाने से रोकने और डीडीयू मार्ग पर विरोध प्रदर्शन के लिए अवैध सभा इकट्ठा करने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सचदेवा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके और राजनीति से प्रेरित दुर्भावना के साथ यातायात और शांति को प्रभावित करके जबरदस्त दबाव की व्यवस्था कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि पिछले 7 वर्षों से दिल्ली के शासन का शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी की वर्तमान स्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 19 के तहत दिल्ली के लोगों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का अत्यधिक खंडन है। साथ ही जनहित याचिका में कहा गया कि न तो भारतीय संविधान और न ही किसी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका है। याचिकाकर्ता श्रीकांत प्रसाद ने कहा कि वे दिल्ली के उन गरीबों और वंचित लोगों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं जो दिल्ली सरकार की योजनाओं से लाभ तो उठा रहे हैं लेकिन अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मराठा कोटा का लाभ उठाने वाले शैक्षिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन या सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोई भी आवेदन आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एचसी के अगले आदेशों से अधीन होगा। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस पूनीवाला की फुल बेंच ने आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं और रिट याचिकाओं की सुनवाई 13 जून 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है। बता दें कि अदालत ने आगे कहा कि इसी तरह सार्वजनिक रोजगार में भर्ती के लिए अधिनियम के बाद बनाया गया कोई भी विज्ञापन आगे के अदालती आदेशों के अधीन होगा। साथ ही अदालत ने अधिकारियों को उस आदेश के बारे में सभी भाग लेने वाले उम्मीदवारों को सूचित करने का निर्देश दिया। अदालत ने जनहित याचिकाकर्ता का अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया जिसमें जस्टिस जीसी कुलकर्णी को पीठ से अलग करने की मांग की गई थी। साथ ही याचिकाएं महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती हैं जो नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देता है। यह अधिनियम 20 फरवरी 2024 को विधायिका में पारित किया गया। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के औचित्य के रूप में असाधारण परिस्थितियों और असाधारण स्थितियों का हवाला दिया गया जो राज्य में कुल आरक्षण सीमा 50% से अधिक है। याचिकाओं में MSBCC और अध्यक्ष के रूप में जस्टिस शुक्र की नियुक्ति की वैधता को चुनौती दी गई। साथ ही याचिकाकर्ता ने ये भी तर्क दिया कि 50% से अधिक आरक्षण संवैधानिक संशोधन के बिना नहीं दिया जा सकता। कानून विधानसभा में बहस के बिना पारित किया गया और MSBCC रिपोर्ट के निष्कर्षों में अंतर्निहित खामियां हैं। साथ ही अदालत ने
राज्य और हस्तक्षेपकर्ताओं को याचिकाकर्ताओं के वकील को प्रतियां सौंपने के बाद 3 सप्ताह के भीतर जवाब में अपने संबंधित हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता 2 सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा हरियाणा के अंबाला स्थित एक कंपनी द्वारा मिलावटी आयुर्वेदिक दवा के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टता राय दी कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी कंपनी डॉक्टर विश्वास आयुर्वेद इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए जा रहे उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि उत्पादन हरियाणा में होता है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी मिलावटी दवाओं की बिक्री निश्चित रूप से यूपी में राज्य अधिकारियों द्वारा रोकी जा सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया, हम एक अंतरिम उपाय के रूप में ये प्रावधान करते हैं कि आदेश केवल तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ये सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक विवादित आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण से संबंधित हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकारियों को सभी अधिसूचनाओं, संचार, निर्णय, आदेश और फरमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के रूप में संदर्भित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। बता दें कि लखनऊ के रहने वाले वकील दीपांकर कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट के अधिकारियों को इसके नियमों का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट नियम करने और अपने आदेशों, निर्णय, नोटिसों और अधिसूचनाओं में हाईकोर्ट के उचित नाम का उल्लेख करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। साथ ही जनहित याचिका में तर्क दिया गया क्योंकि देश के सभी हाईकोर्ट संविधान की रचना है, न कि आक्रमणकारी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून या चार्टर द्वारा बनाए गए हैं। इसीलिए संविधान अस्तित्व में आने के बाद ये उनका कर्तव्य है कि सरकार मौजूदा हाईकोर्ट का नाम उस राज्य के नाम पर रखेगी जिससे वे संबंधित हैं। साथ ही जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने दृष्टता से तर्क दिया कि हाईकोर्ट के उचित नाम को लेकर भ्रम की स्थिति के कारण जनता, राज्य के पदाधिकारियों, साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजों और वकीलों के बीच अनिश्चितताओं पैदा हो गई हैं। विशेष रूप से भ्रमित हैं कुछ लोग। इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट कहते हैं, जबकि अन्य उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का विकल्प चुनते हैं। 1964 में विशेष संदर्भ नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के रूप में संदर्भित किया और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के रूप में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का नाम रखा गया। तो फिलहाल के लिए आज के लिए कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.